हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का यूनिट 4 जो कि है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, जिसके जब यदि आप इसका आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 2 है। यदि इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके पहले पार्ट 1 देखिए, जिसमें हमने सबसे पहले डील किया कि डिसेबिलिटी क्या होता है एंड उसके बारे में अच्छे से हमने चर्चा किया। एंड देन हमने पढ़ा कि डिसऑर्डर क्या होता है एंड उसके बाद हमने डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़े, फिर जिसमें हमने कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी पढ़ा। फिर हमने कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के भी 3 टाइप्स पढ़े, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी एंड डिसलेक्सिया। ठीक है, एंड देन हमने डिसऑर्डर पढ़े। डिसऑर्डर में आपके डिसऑर्डर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो डिसऑर्डर के 5 टाइप्स होते हैं। तो ये सब पूरा मैंने डिस्कस किया है पूरे डिटेल में पार्ट 1 में। तो डिसऑर्डर के कौन कौन से टाइप होते हैं, ADHD होता है एंड आपके ASD होता है एंड SPD होता है एंड OCD होता है एंड ODD होता है। ठीक है, तो ये सब होता है। इसके फुल फॉर्म भी मैंने सारे कुछ बताया है पार्ट 1 में, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने। ओके, सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि नेचर ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और आपके सिलेबस में भी है कि आप नेचर ऑफ डिसऑर्डर बताओ कि किस तरीके का डिसऑर्डर है और क्या डिसऑर्डर का मतलब प्रकृति क्या है। ठीक है, तो यदि किसी भी पर्सन को सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत आए, कम्युनिकेशंस में दिक्कत आए, तब उसको कह सकते हो कि उसको डिसऑर्डर हो चुका है। डिसऑर्डर जो होता है वो ज़्यादातर नर्वस सिस्टम से ही कंसर्न रहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम से ही जुड़े रहते हैं। तो डिसऑर्डर यदि होगा तो यदि किसी को नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाते हैं तो भी आपको डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हो सकता है। डिसऑर्डर जो है कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं रेपिटेटिव, आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं रहता, तब भी आप कह सकते हो कि ये डिसऑर्डर हुआ है किसी भी इंडिविजुअल को। ओके, सो ये लिमिट करता है। डिसऑर्डर जो होता है, आपको कोई भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो आप, तो वो क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी को लिमिट कर देते हैं। यानी कि आपको किसी भी कोई भी इंडिविजुअल जिसको डिसऑर्डर हुआ रहता है वो एबल नहीं रहता परफॉर्म करने के लिए कोई एक्टिविटी अच्छे से। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, ये क्योरेबल होता है, ये ठीक किया जा सकता है। ओके, एंड जो डिसेबिलिटी होता है वो क्योरेबल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनक्योरेबल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है डिसऑर्डर मोस्टली गेन बाय बर्थ, ज़्यादातर आपके जन्म से ही आते हैं। ओके, सो डिसेबिलिटी एटिकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसेबिलिटी एटिकेट। सबसे पहले मुझे बताओ एटिकेट का मतलब क्या होता है। तो एटिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, शिष्टाचार कह सकते हो आप एटिकेट्स का मतलब। तो हमें डिसेबल पर्सन के लिए किस तरीके से एटिकेट रखना चाहिए, उनके लिए क्या शिष्टाचार रखना चाहिए, उनके लिए कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, तो एटिकेट जो होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर। डिसेबिलिटी एटिकेट का मतलब होता है एक ऐसा एटिकेट जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी विद गुड मैनर्स एंड प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, तो आपको गुड मैनर्स से एटिकेट तो यही होता है ना कि आपके सोसाइटी में एक अच्छा मैनर्स होना चाहिए और प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए। एक अच्छे तरीके से आप अपने बोलचाल की भाषा पे, अपने बॉडी लैंग्वेजेस पे, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे तो आपको क्या बोलेंगे, कोई भी लोग बोलेगा कि ये बच्चा शिष्टाचार है। ठीक है, शिष्टाचारी बच्चा है, इसका गुड एटिकेट्स है। ओके, बोलते हैं ना, आपके टीचर्स भी बोलते होंगे इस बच्चे का गुड एटिकेट्स अच्छा नहीं है। ठीक है, और इस बच्चे का एटिकेट अच्छा है, तो इस तरीके से। तो डिसेबिलिटी एटिकेट क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस या फिर रूल्स कह सकते हो कि जो डील करते हैं स्पेसिफिकली विद पर्सन विद डिसेबिलिटी टू अप्रोच। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा गाइडलाइन, समझ रहे हो, एक ऐसा रूल जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट किया गया है किन के लिए कि जो पर्सन डिसेबल्ड है उनके लिए कि उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करना है, उनके साथ इस तरीके से अप्रोच करना है जो कि उनके लिए उनको ये ना लगे कि वो क्या है, डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, तो आप किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिसेबल्ड पर्सन से उनको बात कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप आगे देखेंगे। ओके, सो पहला है टर्म यूज। हम उनके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। कोई बोलते हैं ना, देखो कोई भी बच्चा, मान लो कोई एक लंगड़ा व्यक्ति है, उसको आप बोल दो अरे वो देखो लंगड़ा आ रहा है, तो ये भैया गलत है। ये उसके उसके डिसेबिलिटी का आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, एक तरीके का फन उड़ा रहे हो। ये हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे तब, नहीं है तो आपको भी लोग बोलेंगे। तो इसीलिए आपको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो टर्म यूज हुआ है डिसेबिलिटी के लिए, आप डिसेबल्ड पर्सन के लिए कौन सा टर्म यूज करोगे, हम उनके लिए यूज नहीं करेंगे कि वो हैंडीकैप्ड है या फिर वो मेंटली चैलेंज्ड है या फिर वो फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर वो डिसेबल्ड पर्सन है।
इसके अलावा एक दे दिया है वर्ड जो दिव्यांग है या फिर हम कह सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। ये सब वर्ड जो हैंडीकैप्ड है या फिर चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, ये वर्ड सब यूज नहीं करोगे तो आपका एक गुड एटिकेट यानी डिसेबिलिटी एटिकेट का जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, नहीं तो आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, कंपेनियन मतलब होता है साथी। तो हमेशा क्या करो, नेवर टॉक टू पर्सन विद डिसेबिलिटी थ्रू अ कंपेनियन, यानी कि आप ऐसा मत करो कि अपने साथी द्वारा बात करो, यानी आप उनसे बात ही नहीं कर रहे और मतलब आपके साथ कोई दूसरा बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से उससे यदि आपको बात करना हो तो आप जाके उससे डायरेक्ट बात करो, ठीक है। शेक हैंड, आप जब भी उससे बात करो तो उससे सबसे पहले हाथ मिलाओ, ठीक है। तो उसको क्या होगा, उसको ऑफर दो कि आप उसको हाथ आप पहले ऑफर दो कि आप हाथ मतलब आगे करो और मिलाओ उससे हाथ, ठीक है, तो वो मना नहीं करेगा। असिस्टेंस, if assistance is offered to the persons with disability then wait until the offer is accepted। यदि आप उसको असिस्टेंस ऑफर करते हो कि ये ऑफर आप देते हो कि उसको कि ऐसा ऐसा बात है, तो यदि वो तब तक आप उसके लिए वेट करो कि जब तक वो उसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। यदि एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है। एडल्ट क्या होता है, ऑलवेज ट्रीट एडल्ट एज एन एडल्ट, जैसे कि एडल्ट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जिसको वो डिसेबल्ड है एंड वो अडल्ट है, ठीक है, मतलब वो बड़े हैं आपसे, तो आप उसको आप क्या करो, ऑलवेज उसको ट्रीट करो एडल्ट की तरह। ये ना कि उनको आपको हो अरे वो लंगड़ा है, ये वो अरे वो हैंडीकैप्ड हो तुम, इस तरीके से नहीं करना, उनको एडल्ट की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। एड्रेसेस, आप किस तरीके से उनको आप एड्रेस करोगे, एड्रेस द पीपल हु हैव डिसेबिलिटी बाय देयर फर्स्ट नेम ओनली एज एड्रेस टू अदर्स, ठीक है। आप उनके नाम से उनको एड्रेस कर सकते हो, बाकी आप ये नहीं आप ज़्यादातर तो अच्छा ये होगा यदि आपको नाम पता है तो आप उनसे बोलो कि उनके नाम से ही बात करो, उनको एड्रेस करो नाम से ही, रादर देन कि आप उनको दिव्यांग बोलो या फिर कुछ अलग चीज़ बोलो, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या होता है कि योर सेल्फ एंड अदर पर्सनस हु आर विथ यू व्हेन इंटरेक्ट टू एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी और दिव्यांग, ठीक है। तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान, एक तरीके से कहते हैं आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफाई मतलब किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे। तो यदि आप और आपके यदि कोई आपके साथ साथी है, ठीक है, तो यदि कोई भी ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट होते हैं या मिलते हैं जो कि दिव्यांग है, तो उनसे उन्हीं की तरह यानी कि जो डिसेबिलिटी का एटिकेट है उन्हीं के रूल्स के अंदर रूल के अकॉर्डिंग ही बात करिए, ठीक है। ये नहीं कि आप उनसे कुछ भी फालतू की बात करें, उनको चिढ़ाएं, ठीक है, तो ये सब गलत बात है। तो ये हो गया डिसेबिलिटी एटिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में, और इसके क्या क्या गाइडलाइंस है, ये हो गया आपके इसके गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये हो गया इसके गाइडलाइंस, टर्म यूज्ड, कंपेनियन, एंड देन आपका शेक हैंड, असिस्टेंस, एडल्ट, एड्रेस, आइडेंटिफाई, ठीक है। सबसे पहला अब आता है, अब टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपको एडवांटेज बताना है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि बच्चे यदि कोई दिव्यांग पर्सन है, यदि वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए उसको क्या इसे लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है उसका फिजिकल इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, उसका फिजिकल इंप्रूवमेंट होगा, उसका उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड्योरेंस में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। मेंटल इंप्रूवमेंट होगा, जैसे उसका मूड में इंप्रूवमेंट होगा कि यदि वो हमेशा, जैसे कोई लोग दिव्यांग रहते हैं तो उनको ये भावना आ जाता है मन में कि यार मैं इस दुनिया में सबसे अकेला हूँ या फिर इस तरीके से, तो उसका मूड में भी चेंज आएगा, उसका ओवरऑल वेलनेस ठीक रहेगा, उसका इंप्रूवमेंट होगा, नर्वस सिस्टम का भी इंप्रूवमेंट होगा। ओके, सो अब आता है इंप्रूव द सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है। उसको जो उसका सेल्फ स्टीम है, फीलिंग ऑफ ग्रेटर सेल्फ एफिशिएंसी, यानी कि उसको ये नहीं लगना चाहिए, उसको ये नहीं महसूस होगा यदि वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसको मन में ये आएगा कि उत्पन्न होगा कि नहीं यार मैं भी अब कुछ कर सकता हूँ, ये मैं उसका सेल्फ एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, ठीक है। उसके अपने अंदर जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। सोशियोलॉजिकल गेन्स होगा, यानी कि उसको क्या होगा कि सोसाइटी में एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, न्यू फ्रेंडशिप मिलेगा, ठीक है। तो यदि पहले उसको जो नहीं था, जो दिव्यांग पर्सन का, यदि वो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वहाँ पर और भी लोग होंगे जो उसको, तो उसके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, उनके एक न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है सोसाइटी में। ओके, गुड हेल्थ हो सकता है, उसका डिजीज भी कम होगा, ठीक है। इन्हांसेस द प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है, यदि कोई काम करेगा तो वो बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। तो ये कभी कभी आ जाता है पेपर में कि एडवांटेज बताओ फिजिकल एक्टिविटी का, यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी का। ओके, अब ये है स्ट्रैटेजी टू मेक अ फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है या फिर कोई पर्सन दिव्यांग है
तो कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ जिसके लिए जिसके तहत फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए क्या हो जाए, एक इंपॉर्टेंट एसेसेबल बन जाए, यानी कि अच्छा स्रोत बन जाए कि हाँ उनको फिजिकल एक्टिविटी करना ही करना है। एक कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि आप उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप करो। तो मेडिकल चेकअप से ये पता चल जाएगा कि वो फिजिकली फिट है या नहीं, या फिर उनको और भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे ये हो सकता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, आप क्या करो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कोई भी एक्टिविटी दो। चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही दो। ये ना कि वो कुछ, मान लो जैसे कोई मतलब पर्सन है एंड वो कोई रो स्किपिंग करना चाहता है, ठीक है, और उसको आप दे दो कि यार आप क्या करो, दूसरा कुछ करो, दूसरा एक्टिविटी करो। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। उनके इंटरेस्ट जो उनको इंटरेस्ट लगे जिसमें, वही एक्टिविटी उनसे कराना है, ठीक। एंड देन आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कुछ और भी जिससे उनको क्या लगे, उनका मन लगा रहे फिजिकल एक्टिविटी करने में, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, जैसे कुछ गेम्स होते हैं, कुछ एक्टिविटी होते हैं, उसमें सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं कि जैसे 2 आवर्स का है तो 2 आवर्स में ही ख़त्म होना चाहिए वो एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। उनके लिए आप थोड़ा सा कंसेशन कर दो, उनके लिए आप 3 आवर्स कर दो। तो थोड़ा सा रूल्स मॉडिफिकेशन आपको करना होगा यदि आप उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी को एसेसिबल बनाना चाहते हो तो, ठीक है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दो, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण उनको प्रोवाइड करो जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओके। सो और जो उनको ऐसा फील ना कराए कि वो दिव्यांग है और चिल्ड्रन है, वो एक ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो अब आता है हमारा कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है विथ, आप देख लो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोई भी टॉपिक नहीं छूटा होगा। आपको ये पूरा नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। एंड इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक दे दिया है, उसका पार्ट 1 भी जाके देख लेना, ठीक। एंड अब चलिए चलते हैं एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप एमसीक्यू जो है कि फिजिकल एक्टिविटी इज अ कंडीशन विच डील्स विद। अब फिजिकल डिसेबिलिटी जो मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो होता है, पार्ट 1 नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरी डिसऑर्डर, दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी, तीसरा होता है डिसलेक्सिया। तो अब ये होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का। अब डिसेबिलिटी के 3 टाइप्स, डिसेबिलिटी का कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है इसमें से कौन से को डील करता है, फिजिकल एक्टिविटी, यदि किसी पर्सन को डिसेबिलिटी हो गया फिजिकल डिसेबिलिटी, तो इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। ऑप्शंस तो मोबिलिटी और मूवमेंट, क्या मूवमेंट में दिक्कत होता है, स्पीक एंड लर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पीक एंड लर्न तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो यार शायद आई थिंक मुझे लग रहा है वो सेंस से रिलेटेड होगा, और सेंसरी एसपीडी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति को फिजिकल डिसेबिलिटी होगा तो उसको मोबिलिटी में दिक्कत आएगा और मूवमेंट में दिक्कत आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। अब आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज नॉट डीलिंग विद डिस्टर्ब ऑफ। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें यदि आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसमें से आपको दिक्कत नहीं आएगा, मतलब आपको इसमें से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कौन सा नहीं है ये समझ लो। इसमें से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कौन सा नहीं, यदि किसी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है तो वो इसमें से कौन सा चीज़ कर पाएगा और कौन सा चीज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी उसको दिक्कत होता है जिनको किसी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होता है तो उनको स्पीकिंग में दिक्कत होता है, किसी भी चीज़ को याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कैलकुलेशंस में दिक्कत होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ऑप्शन ए डी बचा, जो कि वॉकिंग में उनको दिक्कत नहीं होगा, ओके। यदि किसी को डिसेबिलिटी है कॉग्निटिव वाला। एसपीडी का फुल फॉर्म, भैया मैंने बोला था कि आपको सारे डिसऑर्डर को फुल फॉर्म के साथ याद रखने हैं, ठीक है। तो एसपीडी को बताओ क्या होता है, क्या स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म देखो बिल्कुल गलत, ठीक। एंड अब आता है स्पेशल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बिल्कुल गलत। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये मुझे ठीक लग रहा है, चलो 4th ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, ये तो बिल्कुल गलत। तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज द फुल फॉर्म ऑफ, या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसपीडी, ठीक है। अब रेपिटेटेड एक्शंस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिपीटेड एक्शंस यदि आप कोई बच्चा करता है या फिर कोई भी इंडिविजुअल करता है, कोई भी पर्सन करता है, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, उनको कौन सा डिसऑर्डर हो गया है भैया, ADHD हो गया, ODD हो गया, OCD हो गया, ASD हो गया।
याद करने की कोशिश करना। और पार्ट 1 में जाके लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि कोई नहीं देखा है तो देख लेना। उसका ऑप्शन होगा ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाएगा यदि किसी को रिपीटेड एक्शन कोई करता है तो। ठीक। अब यदि कोई बच्चा अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो सफ़र करता है सोसाइटी में एडजस्ट होने से, तो उनको कौन सा डिसऑर्डर हुआ है, क्या बता सकते हो आप लोग? क्या उसको एडीएचडी हुआ है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? कौन सा डिसऑर्डर हुआ है बताओ? तो इसका ऑप्शन आप देख लेना जाके, इसका आप जो पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ADHD, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन है कि एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो ADHD का फुल फॉर्म बताओ। क्या ऑटोमेटिक डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? ऑटोमेटिक तो कहीं है भी नहीं भैया। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये सही लग रहा है मुझे। एंड अटेंशन डिसऑर्डर ये बिल्कुल गलत है। ऑटोमेटिक डिसेबिलिटी, देखो पढ़ने से ही पता चल जाएगा आपको, यदि आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। अब ESD का फुल फॉर्म बताओ, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होना चाहिए, तो इसका ऑटिज्म। देखो भैया यहीं पे लोग यहाँ पर जो है ऑटिज्म होगा, यहाँ पर AUTISM, यहाँ पे S नहीं होगा, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपको यहीं पे पहला ऑप्शन ही मिल गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही मिल गया तो यही आंसर होगा। और फिर देख लो दूसरा ऑटिज्म स्पेशल डिसेबिलिटी तो है भी नहीं, गलत है। ऑटोमेटिक स्पेशल डिसऑर्डर गलत है। ऑटिज्म सेंसरी डिसऑर्डर ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये MCQs और भी आएंगे, जब रिविजन होगा तो बहुत ज़्यादा एक एक चैप्टर से 30-30 40-40 MCQs होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तो मैं ये कह सकते हो, अभी तो आप पढ़ ही रहे हो ना, तो अभी तो इतना करो, अभी तो पहले नोट्स का रिवीजन करो बार बार, फिर ना। ओके, सो अब आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि आपको डिफरेंस बताने हैं फिजिकल डिसेबिलिटी में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, क्या डिफरेंस होता है। मैंने करा दिया है पहले वीडियो में, जाके देख लेना। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अभी करा है कि क्यों जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी करना बच्चे के लिए जो कि दिव्यांग है। ठीक, तो ये अभी करा है, देख लेना। आपको एटिकेट बताना है, एटिकेट्स बताना है, शिष्टाचार बताना है कि जैसे हियरिंग लॉस है, किसी को सुनाई में दिक्कत हो रहा है, तो उस पर्सन के साथ, यहाँ पे पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन होगा। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो यहाँ पर देखो, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो एटिकेट बताओ कि पर्सन जिसको हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है, तो उनके साथ आप किस तरीके से क्या एटिकेट रखोगे। ठीक है, तो आपको सिम्टम, अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, आपको सिम्टम बताने हैं, सिम्टम्स बताने हैं, लक्षण बताने हैं और कारण बताने हैं, ADHD का डिटेल में बताने हैं। मेंशन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ODD। ठीक है, तो आप ODD का भी बताने हैं, सिम्टम्स एंड कॉजेज। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिया है मैंने, आप कर लेना। एंड आपको पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड आपको इस MCQs भी करा दिया है, पूरे चैप्टर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका पार्ट 1 वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अब वाइंड अप करता हूँ ये क्लास। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, कर लीजिए चैनल का सब्सक्राइब। एंड यदि आपको कोई भी क्वायरी हो रिलेटेड टू योर स्टडी, तो मुझे आप इंस्टाग्राम ID पे भी, जो कि शंकर मिश्रा 9897 है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड ओके, सो आपको पूरा PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप फुल नोट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।